A very beautiful morning to everyone. Our today's topic is foreign exchange rate. फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है? आपने न्यूज़ भी बहुत देखी होगी, आप टीवी देखते होगे, तो ये आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट सुना भी होगा आपने, पता भी होगा, बट डेफिनेशन हमें कैसे लिखनी है उसको ध्यान से देखेंगे. The rate at which domestic currency can be exchanged for a foreign currency is known as foreign exchange rate. वो रेट जिस रेट पर हम अपनी करेंसी को किसी भी कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं उसे फॉरेन एक्सचेंज रेट कहा जाता है. इसको मैं एक लाइव एग्जांपल से आपको प्रूव करती हूँ, शो करती हूँ. आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, अच्छा लगेगा. ध्यान से देखेंगे. आप सभी को यहाँ कुछ पैसे दिखाई दे रहे होंगे. जो ये करेंसी है ये आप सबको दिख रही है कि ये इंडियन करेंसी है. आप सब इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इजीली. यू ऑल कैन रिकॉग्नाइज दिस करेंसी कि ये 50 रुपी का नोट है, ये 10 रुपी का है, ये 5 रुपी का है, ये 1 रुपी का कॉइन है. सबको दिख रहा है, आई नो. ये जो है ये हमारे पास है डॉलर. ये जो डॉलर है ये $1 है. अब इस $1 को लेने के लिए मुझे जो करेंसी देनी होगी उसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि किस रेट पर मैंने इस करेंसी को एक्सचेंज किया. अब ये $1 लेने के लिए मुझे क्या देना होगा? 50, 60, 70, 75 रुपी मुझे देने होंगे. एक्चुअली जो करेंसी का रेट है ना ये फ्लक्चुएट होता रहता है. अभी राइट नाउ इट इज़ 75, तो मैं आपको 75 बता रही हूँ. लास्ट टाइम मैंने स्टूडेंट्स को 68 बताया था. तो ये फ्लक्चुएट होता है, अप होता है, डाउन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग है. आप ये मत सोचे कि मैम गलत पढ़ा रही है. आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग रॉन्ग. ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है. ये डेली फ्लक्चुएट होता है. तो अब हमने ये सारे पैसे मिला के टोटल कितने हो गए? ये 75 रुपीज़ हो गए 75 रुपीज़. वैसे कुछ पैसे भी हैं बट वो पैसे मेरे पास चेंज है नहीं, तो इसलिए मैं आपको नोट में बता रही हूँ. तो ये 75 रुपीज़ जब आप उसको देंगे तो आपको बदले में क्या मिलेगा? ये $1. ये $1 आपको मिल जाएगा. दिस इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट. वन मोर एग्जाम्पल. ये है मेरे पास एक यूरो, ठीक है. ये एक यूरो है. इस यूरो के लिए मुझे कितना देना पड़ेगा? 50, 60, 70, 80, 81, 82. यू कैन सी 82 रुपी मुझे देना होगा. इस 82 रुपी के बदले मुझे एक यूरो मिलेगा. तो ये यूरो का एक्सचेंज रेट हो गया. तो वो डॉलर का था, ये यूरो का है. और जो यूरो होता है वो डॉलर से ज़्यादा कॉस्टली होता है. यूरो इज़ कॉस्टलियर देन डॉलर. क्लियर? आई होप सो आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि हम जब अपनी करेंसी देते हैं डोमेस्टिक करेंसी, उसके बदले जो फॉरेन करेंसी लेते हैं उसको कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट. नाउ एक्सचेंज रेट सिस्टम. अब ये एक्सचेंज रेट कितने टाइप का है हम उसको डिस्कस करेंगे. एक्सचेंज रेट 3 टाइप का है. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज्ड फ्लोटिंग. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट. बोर्ड में इस चैप्टर की वेटेज जो है वो 6 मार्क की है. इस यूनिट की जो वेटेज है वो 6 मार्क की है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना है. 4 + 1 + 1. दिस इज द फॉर्मेट जो आपके बोर्ड के लिए है. तो हमें इसमें क्या करना है? फर्स्ट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. सबसे पहले इसका मीनिंग करेंगे, इन दो को बाद में करेंगे वन बाय वन. तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम होता है विच इज सेट बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री. सो मॉनेटरी अथॉरिटी यहाँ पे क्या, आपके पास अगर ऑप्शंस गिवन है 1 मार्क के, आरबीआई पूछता है देन इट इज ओके, गवर्नमेंट कहता है देन इट इज ओके. ऑप्शन में जो भी होगा आप देख सकते हैं. तो इट इज सेट बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री. अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर 2 पार्ट्स थे. कौन कौन से थे? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, ब्रेटन वुड सिस्टम. एक्चुअली पहले गोल्ड स्टैंडर्ड था, बाद में ब्रेटन वुड सिस्टम था. और ये दोनों सिस्टम जो थे इनको जो है बिल्कुल ये खत्म कब हो गए थे? अबॉलिश हो गए थे 1977 में. 1977 के बाद हमारा दूसरा सिस्टम आया था, वो था हमारा फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. दिस वन इज द सेकेंड सिस्टम. तो सबसे पहले हमें पढ़ना है ब्रेटन वुड गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम क्या होता है और ब्रेटन वुड सिस्टम क्या होता है. उसके बाद हम फ्लैक्सिबल पे आएंगे. First is gold standard system. Gold standard system was that system in which each country has to define value of its currency in terms of gold. इसमें क्या था कि हर कंट्री को ना अपनी करेंसी की वैल्यू को गोल्ड की टर्म्स में डिफाइन करना होता था. गोल्ड की टर्म्स में कैसे? अब मान लीजिए मेरे पास एक साइड है डॉलर. मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ. इधर डॉलर है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास यूरो है.
ठीक है। जो डॉलर है इसकी हमने जो गोल्ड की टर्म्स में जो वैल्यू रखी है वो है 2 ग्राम्स, ठीक है। और जो यूरो है ये आपको पता है कॉस्टली होता है, इसकी हमने रखी है 4 ग्राम्स, ध्यान देंगे। तो ये डॉलर था तो मैंने डॉलर रख दिया, ये यूरो है तो ये मैंने यूरो रख दिया, ठीक है। तो डॉलर और यूरो, अब ध्यान से समझेंगे, डॉलर की वैल्यू है 2 ग्राम गोल्ड की टर्म्स में, यूरो की वैल्यू है 4 ग्राम्स। अब अगर अमेरिका को 1 यूरो चाहिए तो उसको कितने डॉलर देने होंगे, ध्यान से देखेंगे, बहुत सिंपल है। अमेरिका को अगर 1 यूरो चाहिए तो कितने डॉलर देने पड़ेंगे, ये $2 देगा, 2 डॉलर जाएंगे, $2 यहाँ से जाएंगे तो 1 यूरो आएगा। इसको हम बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में हर जो कंट्री थी वो अपनी करेंसी को गोल्ड की टर्म्स में मेजर करती थी। करेंसी किसी भी मेटल की बनी हो, किसी भी चीज़ में बनी हो, बट वैल्यू जो मेजर होती थी वो गोल्ड की टर्म्स में होती थी। इसको बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। और जो मैंने आपको ये दिया है ये आपका एग्जाम्पल है, आप इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, इसका एक और नाम भी है मिंट पर वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। वी कैन ऑल्सो से दिस मिंट पैरिटी। मिंट पैरिटी आई एम राइटिंग हेयर, मिंट पैरिटी। तो ये हो गया आपका गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ब्रेटन वुड्स सिस्टम। आज आपको इसमें ऐसी 1-2 बातें ऐसी पता चलेंगी जो शायद आप सोचते होगे, हमेशा आप कंफ्यूज होते होगे कि ऐसा क्यों होता है, जो कि मतलब आपने सब सुनी है बट उसका रीज़न आपको मिला नहीं है। जैसे कि आपको आपके माइंड में हमेशा ये चलता होगा कि जब भी कभी फॉरेन करेंसी की बात आती है हमेशा डॉलर को ही कंसिडर क्यों किया जाता है। भाई इकोनॉमी में इतनी करेंसीज होती हैं, यूरो है, रियाल है, दिनार है, तो हम हमेशा डॉलर की ही बात क्यों करते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न है ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम। एक्चुअली गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि अगर एक कंट्री को दूसरी कंट्री की करेंसी चाहिए तो उसमें ना गोल्ड का आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि वो करेंसी लेने के लिए जितनी उन्होंने वैल्यू सेट की थी गोल्ड की उतनी वैल्यू का गोल्ड देना होता था। इस वजह से गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को 1920s में ना अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया बिल्कुल, क्योंकि गोल्ड का आउटफ्लो बहुत था। फिर 1944 में 1 मार्क क्वेश्चन भी रेडी हो रहे हैं आपके साथ के साथ। 1944 में फिर बनाया ब्रेटन वुड्स सिस्टम। अब इस ब्रेटन वुड्स सिस्टम में क्या था, ऑल दी कंट्रीज जो डिफरेंट कंट्रीज थी, डिफरेंट करेंसीज थी, दीज वर पैक्ड इनटू वन कॉमन करेंसी, एंड दैट करेंसी इज यूएस डॉलर। दैट करेंसी इज यूएस डॉलर। अब जब सारी करेंसीज एक कॉमन करेंसी में पैग हो गई, यूएस डॉलर में बन गई, तभी तो वो यूएस डॉलर जो एक इंटरनेशनल करेंसी हो गई। इसीलिए आप कभी भी कंपैरिजन करते हैं ना, हमेशा डॉलर से कंपैरिजन करते हैं। इवन पेट्रोल भी परचेज करते हैं डॉलर में लेते हैं। तो ये डॉलर की जो वैल्यू है ये 1944 की वजह से, इस ब्रेटन वुड्स सिस्टम की वजह से है। और जो यूएस डॉलर उस टाइम पे बनाया गया था वो यूएस डॉलर उसको भी एक फिक्स्ड वैल्यू दे दी गोल्ड के टर्म्स में। दोबारा बोल रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। इन 1944 ऑल दी करेंसीज वर पैक्ड इनटू अ कॉमन करेंसी एंड दैट कॉमन करेंसी इज गोल्ड। गोल्ड में इसको पैक कर दिया और जो गोल्ड था यूएस डॉलर वाज असाइंड इनटू डॉलर। यूएस डॉलर वाज असाइंड गोल्ड वैल्यू एट अ फिक्स्ड प्राइस। यूएस डॉलर वाज असाइंड गोल्ड वैल्यू एट अ फिक्स्ड प्राइस। जो डॉलर में बनाया उसको, डॉलर की वैल्यू को गोल्ड में पैक कर दिया। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर अल्टीमेटली इम्प्लाइड वैल्यू ऑफ दैट करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर एक करेंसी है, मतलब जो भी करेंसी है उसको आपने किसके साथ मेज़र किया है, यूएस डॉलर के साथ, और यूएस डॉलर को किस में मेज़र किया आपने, गोल्ड में। तो गोल्ड की जो वैल्यू थी, गोल्ड कॉन्टिन्यूड। अब मतलब प्रॉब्लम क्या थी, हमने गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को अबॉलिश क्यों किया था, क्योंकि इसमें गोल्ड का आउटफ्लो हो रहा था। बट ये प्रॉब्लम तो कंटिन्यू रही ना, जो ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि अगर किसी को यूएस डॉलर चाहिए और डॉलर के लिए उसको क्या देना पड़ेगा, उसको गोल्ड देना होगा। तो अगेन द सेम प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, एडजस्टमेंट इन द पैरिटी वैल्यू इज पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि भाई कुछ एडजस्टमेंट करवानी है, पैरिटी वैल्यू मतलब जो करेंसीज की लेन देन की जो वैल्यू है उसमें कोई एडजस्टमेंट करवानी है, तो ये एडजस्टमेंट जो गवर्नमेंट है वो कर नहीं सकती खुद, ये करवानी होती है विद द परमिशन ऑफ आईएमएफ। अब आईएमएफ क्या है, आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये वो है जिसमें कि सभी करेंसीज को एक्सचेंज किया जाता है। इसमें इंडिया भी इसकी इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया भी इसकी मेंबर है। और अगर इंडिया को वहाँ से बोरोइंग करनी होती है, इंडिया कैन बोरो मनी फ्रॉम IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। तो कोई भी परमिशन अगर लेनी होती थी रिलेटेड टू पैरिटी वैल्यू, तो वो IMF से परमिशन लेनी होती थी, अपने आप नहीं होती थी। तो ये प्रॉब्लम्स की वजह से फाइनली 1977 में इस सिस्टम को बंद कर दिया। अब इस सिस्टम को रिप्लेस किया गया। नाउ देयर इज नो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम नहीं है। अब इकोनॉमी में कौन सा सिस्टम है? फ्लैक्सिबल। अब फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा फ्लैक्सिबल होगा, पहले आप फिक्स्ड को अच्छे से करेंगे। ओके।